नमस्कार, मैं हूं पंकज पाराशर और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स। कहते हैं तारीखें इंसान की जिंदगी बनाती हैं। कुछ तारीखों को ताउम्र इंसान याद रखता है और कुछ को चाहकर भी भूल नहीं पाता। कुछ इसी तरह की तारीखों के जरिए बना इंसान आज मेरे साथ है। इन्हें लोग अपने अपने ढंग से याद करते हैं। ये खुद को किस ढंग से याद करते हैं, यह आज इनसे ही पूछेंगे। मेरे साथ हैं देश दुनिया की मीडिया को तमाम हेडलाइंस देने वाले डीपी यादव साहब। आपका स्वागत है सर उत्तर प्रदेश टाइम्स में। धन्यवाद जनाब। मैंने तारीखों की बात की तो तारीखों के लिहाज से ही मैं आपकी ज़िंदगी पर धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा और चाहूँगा कि आप बेबाक होकर बिल्कुल एकदम अपनी बात रखें। 25 जुलाई 1948, तब गाजियाबाद का सरफाबाद गांव, आज गौतम बुद्ध नगर, एक हाईटेक नोएडा शहर। आपका जन्म हुआ, देश को आज़ाद हुए बमुश्किल 1 साल हुआ था। कैसा माहौल यहाँ रहा होगा, कैसा था उस टाइम, जो आपको कुछ यादें आती होंगी? उस टाइम का बयान करना पंकज जी, मैं समझता हूँ कि ये इलाका पूरा जहाँ आज नोएडा स्थापित है और पूरी दुनिया में इस शहर को, टाउन को, जनपद को देश नहीं दुनिया में जाना जाता है। मेरी पैदाइश एक मध्यम वर्गीय परिवार में किसान के घर हुई और जब मैंने होश संभाला, बड़ा हुआ और स्कूल में जाना शुरू किया तो मैं समझता हूँ तब की कुछ कुछ धुंधली यादें मेरे साथ हैं। ये अंधेरी गलियों से भरा हुआ एक छोटा सा गांव जिसमें मैं पैदा हुआ। इस गांव के साथ वैसे तो बहुत सारी कहानियाँ अच्छाई की, बहादुरी की और स्वाभिमान की जुड़ी हुई हैं, लेकिन जितना मुझे याद है, जो मैं समझता हूँ कि मैं एक स्वतंत्रता सेनानी बाप के घर पैदा हुआ और शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, इन लोगों के तराने सुनते हुए बड़ा हुआ। तो उस वक्त गांव की हालत ये थी कि हमारे पूरे गांव में शायद लालटेन किसी बैठक पर या किसी चौपाल पर लटकती हो तो शायद, अदरवाइज मिट्टी के तेल की डिब्बी या सरसों के तेल का दिया, इसमें रोशनी पाता हुआ ये गांव। अभावों से भरी हुई सारी जिंदगी, ना कोई रोशनी, ना कोई सड़क, ना कोई स्कूल, यानी बिल्कुल अव्यवस्थित जिसे कह सकते हैं। बड़ा हुआ तो जरूर महसूस हुआ कि दिल्ली की गोद में बैठा हुआ ये क्षेत्र आज़ादी के बाद भी, जिसकी लगातार बरसों तक ये हालत रही कि वहाँ बच्चों के पढ़ने लिखने, खेलने कूदने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। यमुना नदी और हिंडन नदी के खादर में बसा हुआ ये पूरा क्षेत्र अभावों से भरा हुआ था। तो ऐसी स्थिति में इस गांव में मैं पैदा हुआ। गांव के बारे में हालांकि और भी हजारों जानकारियां और यादें की जा सकती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ आपका कीमती वक्त है। तो कुल मिलाकर के ये गांव अभावों की ज़िंदगी से भरे हुए लोगों की ज़िंदगी का पूरा इलाका है। उसी गांव में, शरफाबाद में मैं पैदा हुआ। ना कोई सड़क थी, ना कोई रोशनी थी, ना बढ़िया रास्ते थे। रास्ते के नाम पर बैलगाड़ी जिसमें से निकलती है या साइकिल जिसमें से चलती है, वो रास्ते। जी हाँ जी। पढ़ते हैं आपके बारे में तो पता चलता है कि आप शुरुआत में दूधिया थे। नहीं, दूधिया तो नहीं था, लेकिन चूंकि गांव में पशुधन का जो मामला रहता, हर किसान के घर में ही गाय भैंस बैल होते हैं, तो उसी तरीके से हर गांव का आदमी 10-20 किलो दूध, हाँ, बड़े भाई का दूध का व्यापार जरूर था। और बाद में आके उन्होंने ये झील खुरंजा, पास का कृष्ण नगर वगैरह में एक दूध की मशीन, क्रीम मशीन निकालने की एक डेयरी उन्होंने स्थापित की थी। इस वजह से कोई कोई लोग जिनके पास पूरी जानकारी नहीं है, मुझे दूधिया भी कहते हैं। तो लेकिन दूध का कारोबार तो एक स्वाभिमान और बढ़िया काम है। हर किसान के घर में दूध पैदा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तारीख एक है 22 नवंबर 1989। आपकी उम्र 40-41 साल थी, युवा, और आप बुलंदशहर पहुंचे। मुलायम सिंह यादव ने आपको टिकट दिया, आप विधायक बन गए। शानदार जीत दर्ज की आपने।
उस टाइम कांग्रेस के बड़े एक दिग्गज नेता वहां थे, मरहूम सैदुल हसन साहब, जी हाँ, उनको आपने हरा दिया और तब तक आप एक कारोबारी बन चुके थे। जी हाँ, और बड़ी बात यह है कि शराब कारोबारी। जी हाँ, जी हाँ। तो ये एक किसान परिवार से खेती बाड़ी करने वाला नवयुवक शराब के कारोबार में कैसे पहुंचा? उस जमाने में तो शराब को मतलब हे दृष्टि से ही एक यहाँ के लोगों के बहुत बड़े व्यापारी थे शराब के, समाज में उनका बड़ा अच्छा नाम था, उनका नाम था बाबू किशन लाल जी। तो मैं उनका हिस्सेदार था, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं नौजवान पार्टी में बहुत ही लोकप्रिय इस वजह से था कि मैं शुरू से ही खेल कूद में रुचि रखने वाला एक व्यक्ति था। हम चारों भाई और हमारे पिताजी शुरू से वेद मंत्रों के साथ, हवन और यज्ञ के साथ में हम लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने का काम करते थे। आर्य समाजी थे। आर्य समाजी थे, आज भी आर्य समाजी हैं। और उसी लिहाज से हम वेद का पठन पाठन और उनकी दिनचर्या जो योग से जुड़ी हुई है वो कल भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। तो इस लिहाज से लोकप्रियता के आधार पर मैं नौजवानों में अपने क्षेत्र में, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकता, मैं कोई विराट कोहली नहीं बन गया था, लेकिन ठीक ठाक नाम था। कबड्डी खेलता था, कुश्ती लड़ता था और वॉलीबॉल खेलता था। तो बाबू किशन लाल जी ने हमको हिस्सेदारी दी और हम उस व्यापार में आ गए जो एक्साइज का गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट का व्यापार था। मुलायम सिंह यादव कैसे संपर्क में आए? मैं उस वक्त में ब्लॉक प्रमुख बन चुका था बिसरख के। और खुशी की बात यह है कि मैं ऐसे ब्लॉक का ब्लॉक प्रमुख बना था जिनका कभी भी कोई यादव परिवार का आदमी ब्लॉक प्रमुख नहीं। गुर्जर बाहुल इलाका। अच्छा, चूंकि गुर्जर बाहुल इलाका है और हमारे, अगर मैं उस सीढ़ी पे जाकर राजनीति सोचूं, जो कि मैं सोचता नहीं हूं, मैं कभी जातिवादी रहा नहीं, ना आज हूं, तो हमारे तो कुल यहाँ कोई 10, 11, 12 गांव थे जिनमें 7 प्रधान यादव थे, बाकी कहीं पंडित थे, कहीं ठाकुर थे, कहीं दूसरे लोग। तो उस वक्त मैं ब्लॉक प्रमुख बना और सबसे अच्छे वोट लेकर के बना। तो गुर्जर बिरादरी ने भरपूर वोट दिए, हम पे विश्वास करते थे लोग और हमारी कार्यवृद्धि तब से जानते थे जब मैं गांव का प्रधान था। गांव के प्रधान ही उस टाइम ब्लॉक प्रमुख ही लड़ सकते थे। तो मैं भी ब्लॉक प्रमुख ही लड़ा और ईश्वर की दया से, दोस्तों की मेहरबानी से मैं काफ़ी अच्छे मार्जिन से ब्लॉक प्रमुख बना। तो मुलायम सिंह जी ने एक दिन मेरे को, मुलायम सिंह जी ने, रेवती रमन सिंह, बेनी प्रसाद वर्मा और रमाशंकर कौशिक, इन लोगों ने, मुझे अच्छी तरह याद है, यूपी भवन में मुझे बुलवाया था। मैं वहाँ गया तो उन्होंने मेरे सामने रखा कि भाई डीपी यादव जी, हम आपको अपनी पार्टी से बुलंदशहर से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। मेरे लिए तो ये सौभाग्य की बात थी क्योंकि मैं तो ब्लॉक प्रमुख ही था। तो मैंने उनसे सहर्ष स्वीकार किया, हाँ की, और मैंने कहा जी अगर आप चाहेंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा। और ईश्वर की मेहरबानी है पंकज जी कि मैं बहुत बड़े मार्जिन से एक ऐसे व्यक्ति से जो कांग्रेस के पिलर थे, यानी एनडी तिवारी साहब की कैबिनेट में 2nd पोजीशन के मंत्री थे, सैदुल हसन साहब, उनके सामने लड़ा और लोगों ने भारी वोटों से मुझे जिता कर भेजा। करीबन मार्जिन उस टाइम 70,000 के आसपास था मेरे जीतने का। आपने कहा मैं जातिवादी नहीं हूँ, जितना मैंने आपके बारे में पढ़ा इस बात से बात मुझे भी जचती है, लेकिन आपसे सीनियर विधायक महेंद्र सिंह भाटी थे दादरी से, वो आपसे 1 टर्म ज्यादा थे, वो गुज्जर थे। जी हाँ जी। अगोता से किरणपाल सिंह थे, वो आपसे 2 टर्म सीनियर, चौधरी किरणपाल सिंह, वो जाट थे। हाँ जी हाँ जी। उनको दूसरी तीसरी बार विधायक होने के बावजूद मुलायम सिंह यादव ने मंत्री नहीं बनाया, आपको पहली बार ही मंत्री बनाया। ये अब इसमें क्या सोचा जाए, माननीय मुलायम सिंह बड़े नेता थे और उन्होंने जरूर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, चूंकि शुद्ध रूप से मैं उनकी पार्टी का साथी था, तो ये देखते हुए कि भाई हमारी पार्टी की रीति नीति को और नियमों को कौन आदमी बेहतर तरीके से चला सकता है, हो सकता है उनके अंदर ये यकीन रहा हो। और उन्होंने, जबकि चौधरी किरणपाल सिंह और भाटी जी ये भी एमएलए थे और हमसे सीनियर थे और हमसे बड़े भी थे, लेकिन वो मेरे विचार से उनकी पार्टी से नहीं थे। किरणपाल सिंह जी तो शायद शुरुआत में तो सारे लोग जनता दल से ही, हाँ जनता दल से ही थे, लेकिन जनता दल से फैक्टर अलग अलग थे। फ्रैक्शन हो गया नहीं अजीत सिंह और मुलायम सिंह के बीच, हाँ हाँ, तो उसमें डिवीजन हुआ। जी हाँ जी हाँ जी। तो आप और किरणपाल सिंह चले गए मुलायम सिंह के साथ। जैसे आज भी राजनीति में
ग्रुपबाजी जिंदा है। हाँ। उस वक्त भी मुलायम सिंह जी, चौधरी अजीत सिंह या चौधरी साहब और जो बाकी भी लोग, शरद यादव जी, केंद्र में चंद्रशेखर थे, वीपी सिंह जी थे, सब अलग अलग फैक्टर थे जी। एक और बहुत महत्वपूर्ण तारीख है, उससे पहले मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, क्योंकि राजनीति वाला प्रश्न चल रहे हैं। आपका राजनीतिक गुरु कौन, किसको मानते हैं आपके, जिसने पहली बार आपसे हाथ पकड़ के चाहे ग्राम प्रधान बनाया हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख बनाया हो? देखिए, मेरा राजनीतिक गुरु तो मैं आज भी जिनको ही अपने दिल और दिमाग में समा कर पूजा करता हूँ, मेरे पिताजी थे। चूँकि एक ऐसे वक्त में जब इस इलाके में राजनीति का तो छोड़ो, देशभक्ति के नाम पर भी कुछ कमी लोग थे, उस वक्त जो आदमी गांधी जी के, सरदार पटेल जी के, इनके आंदोलन में अंग्रेज़ों के खिलाफ शामिल रहा हो, तो वही बेहतर गुरु हो सकता है जी। एक और तारीख है जिसने आपके जीवन पर बहुत बड़ा असर डाला, 13 सितंबर 1992, दादरी के विधायक महेंद्र सिंह भाटी की दादरी रेलवे फाटक पर हत्या हुई। आपको फंसाया गया। फंसाया मैं इसलिए कहूंगा आज की तारीख में क्योंकि आपको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब लोगों ने बरी कर दिया, आरोप साबित नहीं हो पाए। नहीं, पहली बार आपने किसी उपयुक्त शब्द का इस्तेमाल किया है, ये वास्तविकता थी कि मेरे को महज राजनीतिक तौर से फंसाया गया। महेंद्र सिंह भाटी जी सीनियर थे हमसे, हमारे उनके बीच कोई रंजिश नहीं थी, ना कोई दुश्मनी थी। उनका इलाका अलग था, हमारा इलाका अलग था, तो कोई कारण ही नहीं बनता था कि हमारी उनकी कोई रंजिश हो। जो कुछ लोगों ने, कुछ सिरफिरे लोगों ने बाद में कहना शुरू किया, बेवजह की बात है। आज भी मैं तो कहता हूँ, गुजर बिरादरी में हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात, उठना बैठना, भाई बंदी, भाईचारा। उनके बड़े बड़े घराने, चाहे दुजाने वाले प्रधान तेगा सिंह जी रहे हों, चाहे जगत सिंह प्रमुख रहे हों, और चाहे महेंद्र सिंह भाटी का परिवार रहा हो, हमारी कभी किसी से कोई रंजिश नहीं रही। चाहे नरेंद्र भाटी रहे हों, चाहे वेदपाल भाटी रहे हों, सभी से हमारे अच्छे ताल्लुकात थे। सीबीआई तक मामला पहुंचा तो ऐसा तो नहीं कहीं निचले लेवल से तो हो नहीं सकता, जरूर ऊपर तक कुछ ना कुछ राजनीतिक, मैं बताता हूँ, हाँ जी, राजनीतिक साजिश ही थी पूरी तरीके से। अब मैं क्या बताऊं, हो सकता है कुछ लोगों को ये गवारा ना हुआ हो कि हमारे कदम जिस तेजी से बढ़ रहे थे और जिस ढंग से हम लोगों का, गरीबों का, किसानों का, नौजवानों का काम कर रहे थे, तो उसको लेकर के भी कई लोग मतभेद रख सकते हैं। तो उसलिए उसके शिकार हुए। दुर्भावना का शिकार तो मैं आज भी हूँ, कल ही नहीं था। मेरा परिवार में पता नहीं, मैं नहीं जानता इस बात को कि हमने तो कभी किसी से अदावत, कभी किसी से दुश्मनी, कभी किसी से रंजिश रखी नहीं। लेकिन क्यों ये वज्रपात हमारे ऊपर होता है बार बार? कभी कोई कोर्ट में झूठ बोलता है, कभी कोई बाहर झूठ बोलता है, कुछ दलाल किस्म के लोग बीच में आ जाते हैं, उनका काम कुछ है, कहते कुछ हैं, तो कहीं ना कहीं से तो उनको शय मिलती होगी, कहीं ना कहीं तो उनको कुछ ले दे करके, पैसे दे करके, फाइनेंस के रूप में किसी को हमारे खिलाफ गवाह बना दिया जाता है, किसी को हमारे खिलाफ बयान पे खड़ा कर दिया जाता है, कोई कहीं चैनल में बैठ के हमारी बुराई करता है, कहीं कोर्ट में खड़ा होकर हमारी बुराई करता है। ईश्वर उन्हें माफ़ करे, लेकिन मैं कहता हूँ कि मेरी किसी से कोई अदावत ना तो थी ना है। मैं तो सीधे स्वभाव से जीने वाला है, क्योंकि हाँ, स्वाभिमानी ज़रूर हूँ। ये बात ज़रूर है कि हमारे अगर ऊपर या हमारे वसूलों के ऊपर या हमारे वंश के ऊपर कोई बात ऐसी आपत्तिजनक आएगी तो उसका जवाब जरूर देंगे। आपके फादर, पिताजी श्री तेजपाल यादव जी हाँ, फ्रीडम फाइटर थे जी। जब आपने तरक्की की तो जाहिर सी बात है सबको खुशी होती है। जी जी। फिर ऐसा समय आया, आपकी हिस्ट्री सीट खुली, गैंगस्टर एक्ट लगा, NSA लगा, टाड़ा तक लगा। जब जब पार्टियां बदलती रहीं तब तक दूसरे लोगों को भ्रम होता रहा, जैसे कि मैं पार्टी का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन मुलायम सिंह जी के साथ आने के बाद राजनीतिक पार्टी को ये लगा कि अगर DP यादव को मुलायम सिंह के पीछे से हटा दिया जाए तो ये पार्टी अपने आप में कमज़ोर हो जाएगी, मुलायम सिंह कमज़ोर हो जाएंगे। और इस वजह से लेके मेरे ऊपर कभी NSA लगा दिया गया, कभी बंद कर दिया गया। तो ये लिहाज मेरे से दुर्घटनाएं होती रही हैं। मैंने कभी भी अनैतिक और असामाजिक कार्य आज तक किया नहीं है, और नोएडा उसका सबसे बड़ा गवाह है। शायद बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ और ना मैं किसी की बुराई करनी चाहता हूँ। इस नोएडा का पहला व्यक्ति मैं हूँ और बुलंदशहर का पहला व्यक्ति मैं हूँ जिसने राजनीतिक स्वार्थ के तहत कभी भी, नोएडा तो हमारे सामने बसा हुआ है, हमारा बहुत बड़ा रोल रहा इस नोएडा को स्थापित कराने में, लेकिन मैंने एक भी कोई आवासीय सुविधा
आज तक नोएडा से नहीं मांगी है, जबकि नेताओं ने यहाँ मॉल बना लिए हैं, कोठियाँ बना ली हैं, मार्केट बना ली हैं, बहुत कुछ कर लिया है। मैंने कभी यहाँ के चेयरमैन को ये भी नहीं कहा कि एप्लीकेशन है। इवन देन जो आज मेरे 3 कॉलेज हैं जिनमें हजारों बच्चे गरीबों के, मजदूरों के और गांव देहात के पढ़ते हैं, कभी उनके लिए 1 बीघा ज़मीन भी नोएडा से नहीं मांगी। तो ये मेरी स्थिति यहाँ और बुलंदशहर में रही है। बुलंदशहर में भी मैंने जो कुछ किया, पर मैंने किसी लालच के तहत कभी राजनीति ना तो की है ना मैं करूँगा। एक और बात आती है कि पढ़ता हूँ जब मैं, आप शराब लेकर आए चुनाव में, शराब कारोबारी थे, तो आपने चुनाव जीतने के लिए शराब का इस्तेमाल किया। देखिए, 2 चीज़ों का मैं आपको अहद कहता हूँ आज भी। अगर कभी भी आपको ऐसा कोई प्रूफ मिल जाए, मैंने ना तो पैसे का इस्तेमाल किया चुनाव में, और यकीन मानना मैंने आज तक एक भी वोट ना तो जबरन डलवाया है, ना पैसे दे के लिया है, और ना ही शराब का प्रयोग कभी उसमें चुनाव में किया है। क्यों कि हम व्यापार में जरूर चले गए थे, लेकिन हम आर्य समाजी लोग हैं। हमारे पूरे परिवार में शुद्ध सुबह हवन और यज्ञ होता है, तो हम शराब पीने के आदी नहीं हैं। शराब के कारोबार में किसी दोस्त के इनवाइट करने के बाद या हिस्सेदारी के लिहाज से हम चले गए थे, लेकिन शराब पिलाना, वोट लेना, इसे तो आज भी मैं क्राइम समझता हूँ और गलत समझता हूँ, और कल भी समझता था। अब मैं, हालांकि कुछ पत्रकार भी कहते हैं कि आपसे डर लगता है, मुझे तो डर नहीं लगा, मैं अपनी बात बताऊं, लेकिन आज वास्तव में आपको मैं बाहुबली मानूं, आपको हिस्ट्री सीटर मानूं, गैंगस्टर मानूं, माफिया मानूं, कारोबारी मानूं, या सरफाबाद का एक वही किसान परिवार का? जी वही, मैं अंदर से और बाहर से वही हूँ। किसान परिवार का एक व्यक्ति, मध्यम वर्गीय किसान का बेटा, स्वतंत्रता सेनानी का बेटा। ना मैं बाहुबली हूँ, ना मैं किसी और विशेषण का वो हूँ। तो मैं तो एक सीधा साधा अपनी चरित्र के साथ अपनी लाइन पे और अभाव को दूर करने के लिए मैंने हजारों किसानों का भला किया होगा, मैंने हजारों नौजवानों को रोजगार दिया होगा। आज कम से कम 18,000 बच्चे यहाँ से लेके बदायूं तक मेरे स्कूलों में पढ़ते हैं, और ये मेरा दावा है और ऑन रिकॉर्ड है कि मेरे स्कूलों की फीस दूसरे स्कूलों से आधी है। चाहे मेरा CBSE का बोर्ड का स्कूल है, चाहे मेरा महिलाओं का कॉलेज, स्कूल लड़कियों का कॉलेज है, और चाहे दूसरा कोएड है, मेरे स्कूलों की फीस आज भी सबसे कम है। और सबसे अच्छी शिक्षा आज यदु पब्लिक स्कूल जो शरफाबाद में है, ITN लड़का एक ही पूरे नोएडा से चुना गया है, वो मेरे स्कूल का है। तो शुद्ध रूप से अच्छी शिक्षा कम खर्चे में, कम फीस में देना, क्योंकि हम उस अभाव में पल के बड़े हुए हैं। हमारे यहाँ जब मैं 5वीं क्लास करके गया तो 6वीं का स्कूल ही नहीं था पूरे क्षेत्र में। यानी शरफाबाद में लड़कियों के लिए स्कूल शायद इन 15 गांवों में पहला स्कूल मैंने खोला था, क्योंकि हमारे परिवार में क्या, गांव में क्या, इलाके में लड़कियों के पढ़ाने का चलन ही नहीं था, पढ़ती नहीं थी। हमारी तीनों बहनें बेचारी अनपढ़ हैं। तो मैंने सोचा कि सबसे जो आधी जनसंख्या है इस देश की, अगर उनके हिस्से में शिक्षा नहीं आएगी तो ये हम लोगों के लिए राजनीति पे तो लानत हो जाएगी। तो मैंने इस बात को लेकर के सबसे पहले लड़कियों का स्कूल स्थापित किया। आज ईश्वर की मेहरबानी है, हमारे एक एक स्कूल में हजारों लड़कियां पढ़ती हैं। तो ये अभाव में पले हुए परेशान दिल और दिमाग की बात थी कि हमको, जब हम किसी काबिल हुए तो हमने उस लाइन पर काम करना शुरू किया। जैसे कि मैं बड़ी बात फिर नहीं कह रहा हूँ कि शायद मैं पहला व्यक्ति हूँ जिस मेंबर पार्लियामेंट ने अपने इलाके में 2-2 चीनी मिल लगाए हों। शायद आप गिनेंगे, देखेंगे तो एक भी नहीं मिलेगा किसी ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक भी शुगर मिल की स्थापना की, हजारों लोगों को रोजगार दिया हो। इस बात की संतुष्टि है मुझे। लोग बुराई करें भलाई करें, मैं अपने कर्मों के साथ हूँ। भगवान कृष्ण की गीता को पढ़ के बड़ा हुआ हूँ। मैं कर्म के आधार पर अपनी ज़िंदगी को कस के देखता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ, मैंने जो कुछ किया है, उसमें कहीं भी कोई खोट नहीं है। वो बिल्कुल निर्दोषता के साथ में मैंने अपनी लाइन तय की है और उस पर मैं चल रहा हूँ, उस पर मैं जा रहा हूँ। एक और बड़ी तारीख 4 दिसंबर 1993 यूपी में वो 2 पॉलिटिकल उठापटक का था, नई पार्टियां आई थी, एक त्रिकोण चल रहा था, मायावती और कल्याण सिंह और मुलायम सिंह का।
आपके ऊपर एनएसए लगी, आप जेल में बंद थे, आपने तीसरा चुनाव बुलंदशहर में जेल में रहते हुए लड़ा और बुलंदशहर में एक नारा लगा, जेल के फाटक टूटेंगे, डीपी यादव छूटेंगे। हैट्रिक लगाई आपने। लाइफ कुछ बहुत ज्यादा एडवेंचरस नहीं चल रही थी क्या? अब कुदरत की बात को या प्रकृति की देन को तो हमारा आप नहीं बदल सकते, ये तो घटनाक्रम है। और मैं समझता हूँ कि समय समय पर कई घटनाओं का शिकार होना ये मेरा दुर्भाग्य है, लेकिन मैंने कभी भी इस तरह का प्रयास नहीं किया कि मेरे ऊपर कभी एनएसए लग जाए। अपराध के बारे में तो मैं सोच ही नहीं सकता। मैंने अपनी बैकग्राउंड बताई, मैं उस बाप का बेटा हूँ जो क्राइम, जुर्म और अपराध के बारे में तो सोच भी नहीं सकता। हाँ, ये बात जरूर है कि जैसे गलती से राजनीतिक प्रेरित होने के बाद में केस आ लगे, लोगों ने लगवा दिए, तो मेरा हिस्ट्री शीट से क्या मतलब है? मैंने कोई क्राइम, कोई गुंडागर्दी, कोई बदमाशी, कोई लूटपाट, कोई डकैती, कोई अपहरण कभी जिंदगी में किया ही नहीं। और मेरा चैलेंज है, अगर कोई साबित करके बताएगा तो मैं जो चाहे सजा होगी सब भुगतने के लिए तैयार हूँ। लेकिन लोग कई हैं बेसिर फिरे कि जो कहीं से आके कई के समय गवाह बन जाते हैं, कई लालच के तहत बन जाते हैं, कुछ बयान दे देते हैं। तो ये तो राजनीतिक तौर से प्रेरित सारी चीज़ें हैं, मैं जिनका शिकार हुआ हूँ। लेकिन मेरे अंदर ना कोई ऐसी भावना है क्राइम किया जाए, ना मैं क्राइम में कभी रहा हूँ और ना आइंदा इतने ज़िंदगी जीऊँगा। मेरा क्राइम से कोई वास्ता नहीं रहेगा। दो आपकी लाइफ के दो एम्बिशन जो मुझे दिखते हैं, आप फिल्मों में जाना चाहते थे? नहीं, मैं चला गया था, जाना नहीं चाहता था। आकांक्षा नाम की मेरी एक्ट की हुई 2-3 फिल्में भी हैं। तो मैं एकदम से नौजवान था, ज़्यादा अच्छा नहीं था तो बुरा भी नहीं था, लेकिन बिल्टअप के हिसाब से, सेहत के हिसाब से मैं ठीक ठाक था। तो मेरे एक दोस्त हुआ करते थे नरेंद्र विज, जो ओपी रलन के असिस्टेंट थे। तो मैं एक दफ़ा उनसे मिलने बॉम्बे घूमने के लिए गया, तो ओपी रलन साहब ने, उनके भाइयों ने देखा, कहा, तो मुझको चौकीदार फिल्म में एक बड़े रोल की ऑफर दी गई। जागीरदार का एक रोल था जो बाद में विनोद खन्ना ने अभिनीत किया। वो किसी वजह से, कुछ अनबन की वजह से मैं उस रोल नहीं कर पाया। पहले 15 दिन की शूटिंग की थी, लेकिन फिर बाद में वो रोल विनोद खन्ना साहब को दे दिया गया। और उसके बाद में आकांक्षा, प्रेम पुजारी और 1-2 फिल्में और ही नहीं कि उनमें मैंने एक्ट किया। तो कुल मिला के मन में थी, और क्यों थी कि उसके बाद में एक फिल्म आई थी यहाँ, जब मैं करीबन 9th क्लास में था शायद। वो किसानों से ताल्लुक़ रखने वाली फिल्म थी, मनोज कुमार साहब की फिल्म थी। और उस फिल्म से मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैंने स्कूल की फीस के पैसों से फिल्म देख ली 21 बार, 1-2 बार नहीं, हाँ। 21 बार फिल्म देखने के बाद और फिर मैं बॉम्बे चला गया। तो कभी कभी कोई प्रेरणा किसी मोड़ पे, किसी घटना में ऐसी मिल जाती है। तो मैंने सोचा कि मनोज कुमार ने किसानों के लिए और प्रेरणा देने के लिए बहुत बड़ा काम किया है, इसलिए मैं बॉम्बे पहुंच गया। राजनीति दूसरी बड़ी एम्बिशन, क्या महत्वाकांक्षा थी, क्या लक्ष्य था राजनीति में? अगर ये सब मिसमैच ना हुआ होता तो क्या सोचा था, कहाँ तक जा सकता हूँ? देखिए, ये एक असीमित दायरा है और तरक्की की कोई हद नहीं होती है। हर आदमी चाहता है कि वो आगे बढ़े, अच्छा करे। वही मेरे मन में भी था कि राजनीति में अच्छे परिमाण कायम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, गरीबों के लिए, अभावों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए तमन्ना थी। और जितना हुआ मैंने किया, और जितना होगा अब भी करूँगा। एक और बड़ी तारीख है, खासतौर से यूपी की राजनीति के इतिहास में बहुत बड़ी तारीख है, 21 फरवरी 1998। जिन मुलायम सिंह यादव ने आपको एक कद दिया, आप उनके खिलाफ चुनाव लड़ने संभल पहुंच गए, और जिन कल्याण सिंह ने आपको जेल में डाला, वो आपके लिए वहां जनसभा कर रहे थे। आप भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे, और वहीं रहरा में पता चला उनकी सरकार गिर गई। हाँ, अब मैं इसकी तफसील में आपको बताता हूँ जो लोगों को जानकारी नहीं है जी। तब मैं लोकसभा का मेंबर पार्लियामेंट था, और माननीय मुलायम सिंह जी किसी गलतफहमी में या अपने एक पुराने साथी, अब तो क्या नाम लूँ, लेकिन अमर सिंह जी के कहने से उन्होंने मेरी उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर नॉमिनेशन कर दिया जिसका नाम संभल था। मेरे उनके बीच कोई अदावत, को दुश्मनी नहीं थी। हाँ, पार्टी में मैं जरूर अलग था। तो
और महज जब मुझे लोगों ने आके बताया, उस वक्त मैं एक ऐसी घटना का शिकार हो गया था। मेरे बड़े भाई जो साधु की तरह सन्यासी थे, महाशय राम सिंह, उनकी हत्या हो गई थी। और चंद्रशेखर जी और मुलायम सिंह जी उस शोक सभा में गाजियाबाद आके शामिल हुए थे। मुलायम सिंह जी करीबन 20,000 लोगों के बीच में कह के गए थे लोगों से, हमारे लोगों से, कि भाई डीपी यादव से कह दो जाके अपने चुनाव की तैयारी करें, हम सब उनके साथ हैं। और उसके तीसरे दिन ही पता लगा कि माननीय मुलायम सिंह जी ने जाके संभल सीट पे नॉमिनेशन कर दिया। ठीक इसके विपरीत जब अगले दिन मैं दिल्ली पहुंचा अपने एमपी हाउस पे, तो पीएम हाउस से एक फ़ोन आया, और वो फ़ोन रंजन भट्टाचार्य जी जो अटल जी के मुँह बोले दामाद थे, उनका आया। उनकी आवाज़ को मैं पहचानता था। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि दीप भाई हाँ मैं ही बोल रहा हूँ, और क्या आप पीएम हाउस आ सकते हैं मेरे लिए? नहीं सॉरी, पहले उन्होंने कहा कि अटल जी आपसे बात करना चाहते हैं। उन्होंने फ़ोन अटल जी को दे दिया। मैंने कहा सर क्या आदेश है? तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई यादव जी आप चुनाव तो लड़ना चाहते हो? नहीं। मैंने कहा अटल जी अंधे को क्या चाहिए 2 आँख? 2 दिन कुल नॉमिनेशन में रह गए, मेरी सीट पे नेताजी ने नॉमिनेशन कर दिया है, तो मुझे तो 1 आँख भी मिल जाएगी तो गुजारा हो जाएगा। तो वो कह रहा आप पीएम हाउस आ जाओ। मैं पीएम हाउस चला गया। उन्होंने वहीं मुझसे कहा कि आप तुरंत लखनऊ चले जाइए, और सुषमा स्वराज जी को फ़ोन किया कि इनको एक उसका बंदोबस्त कर दो जाने के लिए, और मेरे से कहा कि आपको वहाँ राजनाथ सिंह जी और कल्याण सिंह जी मिलेंगे, आप जाके उनसे अपना एबी फार्म लाइए, पार्टी तुमको अपने उम्मीदवार के रूप में संभल से लड़ाना चाहती है। मेरे लिए तो कौतूहल भी था और मेरे लिए सौभाग्य भी था कि एक प्रधानमंत्री एक एमपी को चुनाव लड़ाने के लिए कह रहे हैं। मैं मना तो नहीं कर सकता था, मैंने स्वीकार किया और मैं चला गया, जाके एबी फार्म ले आया। वहाँ कल्याण सिंह जी और राजनाथ सिंह जी मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मुझे गए, चाय पिलाई और एबी फार्म दिया। उस टाइम मेरे पास साथ में अशोक प्रधान जो नोएडा के एमपी थे, और चौधरी दर्शन सिंह जो इटावा एटा में मुलायम सिंह जी के वो थे, सामने एक मजबूत और कद्दावर नेता थे बीजेपी के, वो भी मेरे साथ थे। वहाँ से आकर के और मुझसे माननीय राजनाथ सिंह ने कहा भाई नॉमिनेशन अच्छा होना चाहिए, और ईश्वर की दया से मैंने स्वीकार की बात, और इस तरीके से मेरा चुनाव हो गया, क्योंकि मेरे सामने ऑप्शन ही नहीं था, रास्ता ही नहीं था। मैंने फिर प्रधानमंत्री अटल जी जैसे बड़े व्यक्ति ने, महान नेता ने मुझसे कहा हो तो मैंने सहज स्वीकार किया और मैंने चुनाव लड़ा। सरकार गिर गई कल्याण सिंह? हाँ, सरकार जब आखिर में जो मीटिंग, उस मीटिंग में मेरे 4 से कोई 1 लाख लोग मौजूद रहे होंगे, जो रहरा की मीटिंग थी। हाँ, मैदान में मीटिंग थी। और कल्याण सिंह जी उस रोज जिस तरीका भाषण जोश में आके उन्होंने दिया, तो उन्होंने माइक पर खड़े होकर ही बोला कि आज मैं राजनीति पे नहीं रणनीति पे भाषण करूंगा, और उन्होंने पूरे जोश में पब्लिक को देखते हुए अपना भाषण दे डाला। तो बस उसी दिन सरकार गिर गई। फिर आप चुनाव भी हार गए? हाँ, निश्चित तौर से जब मेरे को मेरे फार्म में ही अरेस्ट कर दिया गया, अंडर अरेस्ट मतलब जब हाउस अरेस्ट होते हैं। एक एसडीएम ने बाहर टेंट लगा लिया, 12 गाड़ी पीएससी की खड़ी हो गई बाहर, और मुझसे कहा गया, 2 आईपीएस ऑफिसर आए, एक का नाम राय था और एक के बख्शी थे जो एसएसबी मुरादाबाद के थे। रात को आकर के मुझसे बोले भाई यादव जी आपका नए मुख्यमंत्री जगदम्बिका पाल जी ने विशेष सुरक्षा का आदेश दिया। मैं समझ गया। तो मैंने कहा जी क्या करना है? कि आप फार्म से जब भी कहीं जाएंगे तो आपके साथ में हमारे एसडीएम और सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। मैं बोला ठीक है जी, जैसा आप कहें। तो मेरे को तो एकदम घेर कर रख दिया गया, लेकिन ईश्वर की मेहरबानी के फिर भी मेरे को 2,90,000 वोट मिले और मैं चुनाव लड़ा। और चुनाव लड़ने के बाद नेताजी जीत गए, इसमें कोई दो राय नहीं। जो कुछ हुआ उस पर कहना बोलना बेकार है। और जब मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनके खिलाफ पिटीशन किया, तो उस पिटीशन में वो हार गए। करप्ट प्रैक्टिस का दोषी दे दिया गया उनको। उसके बाद आके अमर सिंह जी के सहयोग से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में स्टे ले लिया, और आप जानते ही हो फिर स्टे की अवधि कानून के दायरे में रहती है, जैसे चलती है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। आपने कांग्रेस से राजनीति शुरू की जी हाँ। उसके बाद आप जनता दल, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, फिर आपने अपनी भी पार्टी बनाई राष्ट्रीय परिवर्तन दल, फिर सपा में वापस आने की कोशिश आज भी है, भाजपा में हुई? नहीं, मैंने कोशिश तो नहीं की। मुझको
प्रमोद महाजन जी ने, जो उसके टाइम के कद्दावर नेता थे, मैं उस रोज जयपुर डिग्री कॉलेज में एक अध्यक्ष को शपथ दिला रहा था, जो डिग्री कॉलेज का अध्यक्ष बना था लड़का, मीना था, भूपेंद्र मीना। तो मुझे फ़ोन गया और प्रमोद महाजन के पीए ने कहा कि भाई महाजन जी आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा कि महाजन जी क्या आदेश है? उन्होंने कहा डीपी भाई क्या आप दिल्ली नहीं आ रहे हैं? कहाँ पे हैं? मैं बोला जी मैं जयपुर में हूँ। तो कहा दिल्ली नहीं आ सकते हैं आप? मैं बोला जी आ सकता हूँ, आपका आदेश है, क्यों नहीं आ सकता? तो मैं दिल्ली जब पहुँचा तो अगले रोज़ सुबह आने के लिए उन्होंने कहा मेरे रेजिडेंस पे आ जाइए। तो जब मैं उनके रेजिडेंस पर पहुंचा तो वेंकैया नायडू जो पार्टी के अध्यक्ष थे और प्रमोद महाजन जी जो सेकंड पोजीशन करीबन होल्ड कर रहे थे अटल जी के बाद में, और सतपाल मलिक जी, ये तीनों वहाँ मौजूद थे। और मुझसे कहा गया चलिए आपको पार्टी के मंच पे ले चलते हैं। तो मैंने कहा जैसा आदेश हो। हालांकि उससे पहले मैं बीजेपी के टिकट पे संभल से चुनाव लड़ चुका था, बिल्कुल। तो पार्टी में शामिल होने वाली बात कहीं उठती ही नहीं थी। लेकिन उन्होंने कहा कि विधिवत और हम मंच पे ले चल के आपको, मैंने कहा जैसा आदेश, रीलॉन्चिंग हो जाएगी। हाँ, तो मैं चला गया। तो 2-3 दिन तो बिल्कुल लेकिन मैं कह रहा हूँ सिरफिरे लोग तो हर जगह होते हैं और बिगाड़ने वाले लोग भी रहते हैं। आज तक हमारी जिंदगी में तो ये विघटन होते ही रहे, हम तो इन प्रभावों को सहते ही रहे। तो 3 दिन बाद एक चैनल से कुछ आवाजें उठनी शुरू हुई, कहना शुरू किया। तो मेरे को भी लोगों ने उस लाइन पे लिया, क्योंकि अच्छे पत्रकारों का ये कायदा होता है कि जब किसी वर्जन को निकालें तो वर्जन मांगते हैं, दोनों पक्ष की बात करनी चाहिए, निष्पक्षता तो यही है। लेकिन आजकल नहीं करते हैं, कई लोग अपनी बात ही कह के बंद कर देते हैं। तो कुल मिला करके मेरे से पूछा गया तो मैंने कहा भी, शायद आज तक चैनल था या स्टार चैनल था उस टाइम, स्टार न्यूज़, हाँ। तो मैंने कहा वेंकैया जी भी लाइन पे थे। मैंने कहा ये वेंकैया जी मैंने तो कोई निवेदन आपसे पार्टी में आने के लिए भी नहीं कहा था और जाने के लिए भी नहीं कहा था। आप अध्यक्ष हो, मालिक हो, आपकी मर्जी है। तो मुझसे उन्होंने कहा भाई डी भाई हम आपको इस बार कंसीडर नहीं कर पाएंगे, टिकट नहीं। मैं बोला कोई बात नहीं, मैं तो टिकट मांगने गया भी नहीं। तो ये बाद की बात है जब मैं चुनाव लड़ चुका था। प्रमोद महाजन साहब ने आपकी पैरवी की थी? हाँ की थी, मुझे पता है। वो तो लोकसभा में बोले थे, उन्होंने कहा था कि इससे बड़ा राजनीतिक परिभाषा और क्या हो सकती है कि एक व्यक्ति जिसका नाम डीपी यादव है, गांव का प्रधान बना, ब्लॉक प्रमुख बना, एमएलए बना, और 3 बार एमएलए बनने के बाद वो बीच में मिनिस्टर भी बना, फिर लोकसभा में आया, फिर राज्यसभा में आया। तो और कौन सी परिभाषा राजनीति में होती है? तो ये उनका धन्यवाद है। आज उनके बाद में मैं समझता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल निष्पक्षता के साथ में, जो कमी लोग हम जैसे लोगों का फेवर लेते हैं, सब कन्नी काट जाते हैं, नजरें चुरा जाते हैं, हमने लोगों के लिए बहुत कुछ किया, अच्छाई में, भलाई में, परोपकारी में, उपकार में। लेकिन जब साथ मांगने निकलता है तो हाथ पीछे को जाता है, तो हाथ खाली लौटता है। ये दुर्भाग्य है। 17 फरवरी 2002 नीतीश कटारा हत्याकांड, ये एक ऐसी घटना जिसने आपकी पूरी शख्सियत को एक तरह से कहेंगे तो घटा टॉप कर दिया। हाँ, दुर्भाग्य की काली छाया, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अफसोस होता है, बहुत बड़ा अफसोस होता है। यानी अब आपने एक सवाल अभी पूछा था कि आप कहाँ तक जाना चाहते थे। उस चाहत पर इस केस के झूठे कथनों ने, गवाहों ने कुठाराघात किया और मेरा पूरा कैरियर लड़खड़ा कर रह गया। हालांकि मैं आज भी हिम्मत वाला हूँ, कल भी था। मैं कभी झूठी बातों से हारने वाला व्यक्ति नहीं रहा हूँ। लेकिन जिस तरीके से हमको घेरा गया और जिस तरीके से एक कॉकस ने फाइनेंस करके, पूरा पैसा दे करके और कुछ लोगों को मोहरा बना करके, उनमें चाहे उस बच्चे की जिसका नुकसान हो उसकी माँ रही हो या झूठे गवाह रहे हों, जिन्होंने बाद में 2-2 महीना बाद में आकर कहा कि हम गवाह बनना चाहते हैं, हमने ये देखा है, किसी का स्कूटर ख़राब हो गया, किसी की रोड ख़राब हो गई। ऐसे झूठे दलालों ने हमको चारों तरफ से घेरा और घेर करके मैं कभी किसी सफाई में बोला नहीं। अच्छा, बोलता भी इसलिए नहीं कि मेरे को कोई बुलाएगा तो जाऊँगा, अपना वर्जन दूंगा, वरना हम झूठ से ही क्यों पीछे घूमते रहें कि भाई हमारी बात सुन लो, हमारी बात कह लो। तो उस सच्चाई के लिए मैं इंतज़ार भी किया और जिन लोगों ने पूछा उनको बताया भी।
तो ऐसे लोगों ने हमको घेरने का काम किया। मैं जानता हूँ उनके पीछे पैसे वालों की एक बड़ी ताकत थी, और आज भी टाइम टू टाइम वो ये कोशिश करते रहते हैं कि उनको फाइनेंस करके कहीं, देखिए पत्रकारिता तो हर तरह की है, उनमें बहुत बढ़िया ईमानदार निष्पक्ष पत्रकार भी हैं और उनमें कुछ मैनिपुलेटेड पत्रकार भी हैं। तो कुल मिला के उन लोगों को आज भी लोग फाइनेंस करके या कुछ कैश सुन करके हमारे पीछे लगाए रहते हैं। वो अनर्गल वही दलालबाजी में बयानबाजी करते रहते हैं, ये किया, ये हुआ, वो हुआ। किसी ने झूठा नाम लेकर के सुरक्षा भी पाली और किसी ने कुछ कह करके अपने उसूल, और मतलब ये स्थिति ये हो गई है कि ये कह करके कि डीपी यादव हमको नुकसान पहुंचा सकता। हमारा क्या मतलब है यार किसी नुकसान पहुंचाने का? जिस केस में गवाही आज से 16 साल पहले हो गई हो, हम क्यों किसी को नुकसान पहुंचाने का वो रखेंगे? तो कुल मिला करके वो लोग आज भी वो ले करके एक वो बना करके अपना सुरक्षा का, उसका 2 सिपाही यहाँ से ले ले, 4 लोगों के प्लॉटों पे कब्जे करना, पैसे मांगने, ये कहना कि तुम जानते नहीं हो मैं तो डीपी यादव से भी लड़ रहा हूँ। इस तरह का माहौल बनाने का लोग काम करते हैं। जैसा आपने एक बात कही बहुत शानदार, वो मेरे मंतव्य को जो है सपोर्ट करती है। प्रमोद महाजन साहब ने जो लोकसभा में कहा कि एक नेता की या राजनीति की इससे बड़ी परिभाषा क्या हो सकती है। आप किसान परिवार से निकले, नेता बने, विधायक बने, मंत्री बने, सांसद, राज्यसभा, लोकसभा, सब कुछ। आम आदमी के बीच एक सवाल होता है, हालांकि आपको जितने सवाल हैं उनमें सबसे तीखा लगेगा कि डीपी यादव साहब परिवार को नहीं संभाल पाए। शायद इस पूरे के पूरे झंझावत में, इस संघर्ष में, क्या वास्तव में आप परिवार के ऊपर ध्यान नहीं दे पाए? नहीं, ऐसा तो नहीं। मेरे 4 बच्चे हैं, चारों वेल क्वालिफाइड हैं। एक इंग्लैंड में पढ़ के लौटा है, वो MD है। विकास जो है वो बीटेक इंजीनियर और MBA है। मेरी दोनों बेटियां MBA हैं। तो ना संभाल पाने का सवाल नहीं है। दुर्भाग्य ये रहा कि जिस तरह अभावों में पलकर हम बड़े हुए, हम अपने रास्ते ठीक पकड़े। हम समझते हैं पढ़े लिखे बच्चे हैं, अपना निर्णय करेंगे, अपने भविष्य को बनाएंगे। और उसमें कहीं कहीं कोई इत्तेफाक, कभी कभी क्या होता है कि वक्त भी भटका देता है आदमी को जी। तो मैं समझता हूँ कि इन बच्चों में किसी की कोई बहुत बड़ी गलती मेरी नज़र में तो नहीं है, लेकिन अब जबरन, जैसे मेरे ऊपर ही मतलब मेरे तो बड़े भाई के तरह थे महेंद्र भाटी, और उनसे मेरा कोई राजनीति में कोई आमने सामने की बात भी नहीं थी। तो वो केस मेरे ऊपर जबरन लाद दिया गया। अब क्यों लाद दिया गया, एक लंबी तफसील है कि किसी के रिश्तेदार कहीं CBI में थे, उनको अप्रोच किया गया इस तरह के मैनिपुलेट करके, इसी तरीके से घेरने का काम किया गया। ऐसे ताकतवर लोग तो आज भी हैं जो हमको सही लाइन पे, सही रास्ते पर नहीं चलने देना चाहते, और दूसरे लोगों को, उनके पीछे अकूत दौलत है, उन लोगों पे पूंजीपति भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, व्यापारी भी हैं, अधिकारी भी हैं। और मैं ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कहता, तो कुछ एक मतलब विशेष वर्ग के लोग भी हैं, पता नहीं उन्हें क्यों चैन नहीं आता है, हम जैसे लोगों को क्यों परेशान करने पे ही अपना धर्म और फर्ज समझते हैं। तो ऐसे लोग भी हैं तो जिन्होंने समय समय पर अपना काम किया और हमें हमारे रास्तों को रोकने का, हमें परेशान करने का काम वो लोग आज भी कर रहे हैं, कल भी किया है। करीब 2-3 साल पहले 10 नवंबर 2021 आपके लिए बड़ी राहत भरी रही। जैसा भी आपने कहा, महेंद्र सिंह भाटी बड़े भाई जैसे थे, उसमें हाई कोर्ट ने आपको बरी कर दिया। अब आप 76 साल के हो गए हैं। अब ये डीपी यादव क्या करना चाहता है? डीपी यादव तो हमेशा भलाई करना चाहता था और भलाई करता है, आज भी करता है, कल भी करता रहेगा। मैं बताता रहा हूँ, मैं आज 15,000 लोगों को रोजगार देता हूँ अपनी इंडस्ट्रीज में। मैं करीब 18,000 बच्चों को शिक्षा देता हूँ। ये छोटी बात है? नहीं, बड़ी बात। ये अपने आप में मेरे जैसे किसान के बेटे के लिए बहुत बड़ी बात है। देखिए, बड़े बड़े लोग तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम जैसे मध्यम वर्गीय लोग इतना कुछ प्रयास करें और उस स्केल पे करें कि हम कहें हम पे उंगली रखो तुम, लेकिन उसको साबित करो। खाली कहने से नहीं, मैं किसी के खिलाफ बयान दे दूं तो ये कोई प्रमाण नहीं हो गया, उसको साबित करो। तो मैंने जो किया है स्कूलों से लेकर, कॉलेजों से लेकर के और मतलब इंडस्ट्री तक, वो अपने आप में लोगों की भलाई के लिए किया है। हम आज भी उसी मध्यम वर्गीय विचारधारा के लोग हैं। आज भी कोशिश करते हैं कि गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए, गांव देहात के अभाव भरे लोगों की ज़िंदगी के लिए कुछ कार्य हमारे हाथों से हों, अच्छे हों, बढ़िया हों, और हम इस गरीब समाज को, परेशान समाज को कहीं ना कहीं कुछ दे पाएँ, कुछ प्लस कर पाएँ। तो मेरा सौभाग्य। आप आए, आपने बहुत
अच्छे से बात की, इसके लिए धन्यवाद। कुछ सवाल मेरे मन में थे, कुछ लोगों से मैंने बात की, वहाँ से एक ओपिनियन मिला, उसके आधार पर मैंने ये सवाल तैयार किए और आपसे पूछे। आपने बहुत अच्छे ढंग से सारी बातें रखी। मुझे लगता है कि लोगों को इससे कुछ क्रिस्टल क्लियरिटी मिलेगी और मैं यही कामना करता हूँ कि आपके मन में जो इच्छाएं भावनाएं हैं, ईश्वर उनको फलीभूत करे। हाँ, आखिर में मैं यही कह सकता हूँ कि जो शायर ने ठीक कहा है, क्या करें कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ। हम भलाई करते जाएंगे जहाँ तक भी हमसे हो सकेगा और लोगों के लिए काम करते जाएंगे, चाहे वो क्षेत्र नोएडा हो, चाहे बदायूं हो, चाहे मुरादाबाद हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हिंदुस्तान हो। जहाँ भी हमें अवसर मिलेगा अच्छा करेंगे, बिल्कुल अच्छा करेंगे, कोई दो राय नहीं। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो आप डीपी यादव, जैसा मैंने आपको बताया, एक किसान परिवार से निकले और देश की राजनीति में एक बड़ा मुकाम हासिल किया, कारोबारी बिजनेस फील्ड में एक बड़ा मुकाम हासिल किया, तमाम राजनीतिक और पेशेवर झंझावत झेले, कई साल जेल में भी बिताने पड़े, देश के सबसे कठोरतम कानून NSA और टाड़ा तक भी झेलना पड़ा। तो आपने बेबाकी से डीपी यादव साहब के जवाब सुने। फिर हम किसी के साथ इस प्लेटफॉर्म पर हाजिर होंगे, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।